नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे द पंचायत इन इंडिया। भारत में पंचायतें कैसे काम करती हैं और पंचायत आखिर क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन भारत में एक बड़ा ही यूनिक सिस्टम है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, जहां पर ग्राउंड लेवल पर जाकर एक ऐसी सरकार काम करती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में केवल और केवल इसीलिए डाला गया था कि लोगों की समस्याओं का डायरेक्टली निवारण किया जा सके। हमारे देश में पंचायत जो हैं वो एक थॉट प्रोसेस का नतीजा है। बहुत लंबे टाइम तक हमारे देश में पंचायतें काम करती थी और महात्मा गांधी की भी थॉट प्रोसेस के अंदर पंचायतों की एक बहुत इंपॉर्टेंट उन कंसिडरेशन थी। महात्मा गांधी ये मानते थे कि अगर आपने भारत को खड़ा करना है, अगर आपने हिंदुस्तान की जनता को एम्पावर करना है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें हमने पंचायतों को जगह नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे हमें यह रियलाइज हुआ कि हमारे देश में अगर हम पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज को जगह नहीं देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारे लिए दिक्कत है। तो हम लोगों ने 1990 के दशक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके पंचायतों को और म्युनिसिपैलिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह दी ताकि एक बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन बन सके। तो आइए इन सब विषयों के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पंचायत के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो के अंदर हम लोग म्युनिसिपैलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। द पंचायत इन इंडिया। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि ये हमारे देश में आई कैसे। 1952 के अंदर भारत सरकार ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 को पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर, मतलब केवल कुछ जगहों पर उन्होंने पंचायतों को के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर उन्होंने रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव चलाए ताकि गांव का होलिस्टिक विकास हो सके। लोग मिलकर, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पर लोग मिलकर अपनी समस्याओं का निवारण कर सके, मिलकर काम कर सके, ऐसा उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम महात्मा गांधी के बर्थडे पे आजादी के लगभग 5 साल बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लगभग 2-2.5 साल के बाद उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। उन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को पायलट बेसिस पर स्टार्ट किया। 1 साल ये प्रोजेक्ट चला और काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें देखने को मिले। तो अगले साल 1953 में 2 अक्टूबर 1953 को इस प्रोग्राम को पूरे के पूरे देश के ऊपर एक्सटेंड कर दिया गया और इसे ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट किया गया और इस पे और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है इस प्रोग्राम में दी गई। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जो है पूरे के पूरे देश के अंदर उस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया, उस रूरल डेवलपमेंट के सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया। ये सिस्टम बहुत कारगर साबित हुआ। तो इसके बेसिस पर 1956 के अंदर एक कमेटी बनाई गई। कमेटी थी बलवंत राय मेहता के नाम से, बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से थी। बलवंत राय मेहता जी इस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1957 के अंदर अपना प्रपोजल दिया और उन्होंने कहा कि भारत में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए और इसमें 3 टीयर होने चाहिए, 3 लेवल्स तक ये होना चाहिए। ये 3 टीयर स्ट्रक्चर हमारे को पंचायती राज सिस्टम का जो है वो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया। कौन कौन से 3 लेवल? पंचायत के लेवल पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, पर कुछ पंचायतों को जोड़कर एक ब्लॉक लेवल बनेगा जिसको हम पंचायत समिति कहेंगे, और कई सारे ब्लॉक्स को जोड़कर जो जिला है, जिले के सारे ब्लॉक्स को जोड़कर जिला परिषद बनेगा, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगा। तो जिले के लेवल पर काम, ब्लॉक के लेवल पर काम और उसके नीचे पंचायत के लेवल पर काम जो है वो किया जाएगा।
उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की कि विलेज लेवल पर हम लोग डायरेक्टली इलेक्शंस करेंगे और बाकी के जो 2 लेवल्स होंगे, ब्लॉक लेवल और जिला परिषद का जो लेवल होगा, वहां पर जो चुनाव किए जाएंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। तो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे पंचायतों के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए। उन्होंने कहा कि जब ये चीजें होंगी तो इससे देश में डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, यानी लोग एम्पावर होंगे, सेंट्रलाइजेशन की कमी होगी। ऐसा नहीं है कि ताकत किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी, ताकत लोगों के हाथ में होगी और इससे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा देश के अंदर। लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो इंक्रीज होगा। उन्होंने एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया पंचायत का, जो आज भी भारत में काम कर रहा है। जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी, उसके बेसिस पर भारत में सबसे पहली पंचायतें जो हैं वो राजस्थान के अंदर बनी। राजस्थान के अंदर 1959, 2 अक्टूबर 1959, हर जगह महात्मा गांधी के डेट ऑफ बर्थ पे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पहला स्टेट बना जहां पर 3 टीयर स्ट्रक्चर जो है बलवंत राय मेहता कमेटी का, पंचायत लेवल, पंचायत समिति लेवल और जिला परिषद वाला, वो इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से काम कर रहा था तो एक और कमेटी बनाई गई, अशोक मेहता कमेटी, 1977 में जिसकी रिपोर्ट आई। अशोक मेहता कमेटी ने यह कहा कि क्यों ना हम इसको 3 टीयर की बजाय 2 टीयर सिस्टम बनाएं। उन्होंने 2 टीयर सिस्टम जो है वो रिकमेंड किया, पंचायत लेवल का और जिला लेवल का, लेकिन कुछ कारणों से वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया और उसका जो गठन था वो इसलिए किया गया था ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। लेकिन जो रिकमेंडेशन अशोक मेहता कमेटी ने दी वो हम लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं की या किसी तरीके से वो रिजेक्ट हो गई। उसके अलावा एक और कमेटी जो है जीवी के राव कमेटी 1985 में बनाई गई। उस कमेटी का भी उद्देश्य यह था कि किसी तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। और सबसे आखिरी कमेटी बनी एलएम सिंघवी कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशंस आई 1986 में। ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसने ये रिकमेंडेशन दिया कि क्यों ना हम अपनी लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, यानी कि जो पंचायतें हैं, क्यों ना हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दें। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी होती थी कि उसने पंचायत को बनाना है नहीं बनाना, ये सारी जिम्मेदारी स्टेट्स की थी। तो स्टेट्स कई बार करती थी और कई बार स्टेट जो है वो पंचायतों को नहीं बनाती थी। तो ऐसे में लगा कि जब ये सिस्टम इतना अच्छा है तो क्यों ना इस सिस्टम को यूनिवर्सल लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाए और ये एक संवैधानिक जरूरत बना दिया जाए ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने यहाँ पंचायत बनाने के लिए मजबूर हो जाए। तो एलएम सिंघवी कमेटी के बेसिस पर हमारे देश में यह रिकमेंडेशन आया कि क्यों ना जो पंचायतों को हम लोग बलवंत राय मेहता कमेटी के जो 3 टीयर स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, क्यों ना हमें इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाए। और ये काम हम लोगों ने किया। आजाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कि सबसे बड़ी अमेंडमेंट्स में से एक अमेंडमेंट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 को इंप्लीमेंट किया, आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक, 243 ओ, और इसके अलावा हमने शेड्यूल 11 को इंप्लीमेंट किया। इससे पहले 10 शेड्यूल हुआ करते थे, शेड्यूल 11 को इंप्लीमेंट किया जिसमें 29 सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने पंचायतों के लिए जोड़ा, यानी कि पंचायतों की ये 29 काम जो है वो हमने दर्ज करवाए। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अपने संविधान का हिस्सा बनाया, पार्ट 9 ऐड करा और पार्ट शेड्यूल 11 ऐड किया शेड्यूल्स के अंदर। अगर हम वर्किंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। आर्टिकल 243 एक ग्राम सभा के बारे में डिस्कस करता है कि ग्राम सभा क्या होती है। हम लोग इसके बारे में अभी 5 मिनट में डिस्कस करेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है। आर्टिकल 243 बी जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर किया जाएगा। आर्टिकल 243 सी कंपोजिशन ऑफ पंचायत के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 243 डी रिजर्वेशंस के बारे में डिस्कस करता है कि क्या पंचायती राज सिस्टम्स में रिजर्वेशंस होंगी।
आर्टिकल 243E ये बताता है कि पंचायतों की जो टर्म है वो 5 साल की है। जब पंचायत चुनी जाएगी तो उसका टर्म जो है वो 5 साल होगी। आर्टिकल 243G पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करता है, और आर्टिकल 243H और I फाइनेंशियल ग्रांट्स, फाइनेंशियल प्रोविजंस और ग्रांट्स के बारे में डिस्कस करता है। फाइनेंशियल प्रोविजंस और ग्रांट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है फाइनेंस कमीशन का। हमारे देश का जो फाइनेंस कमीशन है वो बताता है कि क्या ग्रांट्स जो हैं वो मिलना चाहिए हमारे देश की जो पंचायतें हैं उनको। एक मूवी है साउथ इंडिया की, डैशिंग सीएम भरत। अगर आपने कभी वो मूवी देखी हो तो आप शायद इस प्रोविजन को बहुत ध्यान से समझ पाएंगे, फाइनेंशियल प्रोविजंस और ग्रांट्स के प्रिंसिपल्स को आप समझ पाएंगे। उस मूवी के अंदर जो सीएम होते हैं वो गांव में घूमते हैं और अल्टीमेटली अपने लेजिस्लेचर के अंदर एक बिल पास करते हैं कि हर गांव को इतना पैसा पंचायत को डायरेक्टली अलॉट होगा और इसके अंदर कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होगा। हमारे जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का और इन प्रोविजंस का वो भी यही है कि किसी तरीके से हम अपने जो गांव हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स का खुद निजात कर पाए। तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि फाइनेंस का जो पैसा है गांव के पास वो किस तरीके से आएगा। क्या उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी? क्या गांव जो है, अगर गांव के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर है, अगर उस पार्टी का नुमाइंदा जो है उस पंचायत में नहीं जीतता है तो क्या उस गांव को पैसा नहीं मिलना चाहिए? उस गांव को तब भी पैसा मिलना चाहिए। तो ऐसे प्रोविजंस हम ये बना दें कि गांव को उसके ग्रांट्स, उसके फंड्स, उसके फाइनेंशियल पावर्स में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। ये प्रोविजंस जो है वो इन आर्टिकल्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं, यूनियन का इलेक्शन कमीशन नहीं, स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव को कंडक्ट करवाता है। ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, डीएम साहब, वो जिला परिषद के अध्यक्ष माने जाते हैं। मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स की होती है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। पॉपुलेशन के हिसाब से एससी एसटी कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया गया है भारत के अंदर। पंचायतों के अंदर एससी एसटी के रिजर्वेशन, सीट्स का रिजर्वेशन है। किस हिसाब से? स्टेट लेजिस्लेचर अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करती है। और विमेन रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 33% विमेन को दिया हुआ है। कम से कम 33% यानी 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द विमेन इन द पंचायत इलेक्शंस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ स्टेट्स ने इसे बढ़ाकर 50% तक भी कर दिया है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार और महाराष्ट्र, उन्होंने इस प्रोविजन को बढ़ाकर 50% तक भी कर दिया है। अगर हम वर्किंग की बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, तो ज्यादातर जो मेंबरशिप है पंचायत की वो 5 से लेकर 31 के बीच में पंचेस होते हैं। उनका जो मुखिया होता है उसको सरपंच बुलाया जाता है, और जनरल बॉडी की मीटिंग होती है जिसको ग्राम सभा बुलाया जाता है। ग्राम सभा के अंदर उस पंचायत के सभी वोटर्स आते हैं और पंचायत सामने बैठती है, और ग्राम सभा के जो वोटर्स हैं वो डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी कि 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति ग्राम सभा का मेंबर है, जिसकी साल में 2 बार मीटिंग होना अनिवार्य है। तो उस मीटिंग के अंदर वो अपने गांव के विकास के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, और उस ग्राम पंचायत के अंदर, ग्राम सभा के अंदर पंचायत समिति और जिला परिषद के भी मेंबर्स होते हैं, ब्लॉक लेवल के भी मेंबर्स होते हैं। तो डायरेक्टली आप लोग अपने सरपंचों से, अपने पंचों से डायरेक्टली सवाल करके, उनसे क्वेश्चन करके उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए ये ग्राम सभा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राम सभा जो है वो सुपरवाइज करती है ग्राम पंचायत को, और जनरली ये साल में 2 बार मिलती है। ब्लॉक समिति और पंचायत समिति जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पर है, जहां पर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए मेंबर्स होते हैं। और जिला परिषद जो है वहां पर भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो पंचायत समिति और स्टेट लेजिस्लेचर्स की तरफ से नॉमिनेटेड या इलेक्टेड किए जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पंचायत का, पंचायत समिति का और जिला परिषद का बनाया हुआ है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, पंचायती राज सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स, ये पूरा जो हमने तामझाम बनाया है
पंचायती राज सिस्टम का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो ताकत है उसको डायरेक्टली लोगों के हाथ में देना। लोग जो हैं वो सक्षम होने चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद निकालने की उनके पास ताकत होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। लोग जो हैं वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन के अपनी प्रॉब्लम्स का निजात करें। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लोगों का होना चाहिए। तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोगों को साथ जोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन जैसे प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद समझें और उसका सॉल्यूशन खुद से निकालें। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं जैसे एसटी, एससी, विमेन या चिल्ड्रन, ये लोग अपने लिए खुद सॉल्यूशन निकालें, अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स के लिए दिमाग लगाएं कि हम लोग कैसे मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस पंचायत के दिए गए हैं। और एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, एमजी नरेगा, पीएम आवास योजना। गांव के अंदर जब ग्राम सभा बैठती है तो वहां पर लोग सवाल उठा सकते हैं कि जी फंड्स इस चीज में इतना आया था, कहां गया? सरपंचों से, पंचों से इस बारे में सवाल उठाए जा सकते हैं। एमजी नरेगा के फंड्स के बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्राम सभा का जो पूरा का पूरा प्रोविजन है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि लोग अकाउंटेबल बना सके उन लोगों को जिन्हें उन्होंने चुना है। जिन लोगों को चुना गया है उनके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं और ये लोग उनसे उनकी फाइनेंशियल पावर्स के बेसिस पर उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने पैसे को, वो इस पैसे को सही जगह पर लगाएं। तो एक बहुत इलेबोरेट सिस्टम पंचायती राज का हम लोगों ने डेवलप कर रखा है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसको दे रखा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर इसके बारे में आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया पे डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।